अस्सलामुअलैकुम। हेडलाइंस आप जान चुके, मैं हूं मोहम्मद शोएब और मैं हूं सिद्रा मीर। बुलेटिन में खुशामदीद। बात करेंगे मातली में पीपल्स पार्टी के पावर शो की, कराची में गार्डन के अतराफ जारी तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन की भी बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले अबू धाबी के वली अहद के अहम दौरे का जिक्र करेंगे। शेख मोहम्मद बिन जैद अल नहयान ने पाकिस्तान को अपना दूसरा घर करार दिया। आला सतह की मुलाकातों में दो तरफा ताल्लुकात मजबूत तर बनाने का आज़म जाहिर किया गया। वजीर इत्तलात कहते हैं ऑयल रिफाइनरी लगाने समेत कई उमूर पर बातचीत फाइनल राउंड में पहुंच गई है। इस्लामाबाद से अब्बास शबीर इसी पर रिपोर्ट करेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान की दावत पर वली अहद अबू ज़हबी शेख मोहम्मद बिन जैद अल नहयान का दौरा पाकिस्तान। खान अल नहयान 1-to-1 मुलाकात में दो तरफा ताल्लुकात मजबूत तर बनाने और मुख्तलिफ शोबों में ताउन पर बात, इलाकाई और बैनुल अक़वामी हालात पर भी तफसीली बातचीत। बाद में वफूद की सतह पर मुज़ाकरात हुए। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं बहुत से अहम मामलात फाइनल राउंड में पहुँच गए। पाकिस्तान UAE बहुत एक दूसरे का करीबी ताल्लुक है, इस ताल्लुक को मजीद गहरा हुआ है इस दौरे से। ऑयल रिफाइनरी की इन्वेस्टमेंट है, उसके ऊपर बातचीत तकरीबन फाइनलाइज हो गई है और बाकी जो हमारे मामलात हैं उनके ऊपर बातचीत तकरीबन फाइनलाइज हो गई। मेहमान वफ्द के एजाज में जोहराना भी दिया गया। दौरा मुकम्मल होने पर वली अहद अबू ज़हबी नूर खान एयरबेस से वापस रवाना। दौरे पर खुशी का इजहार करते हुए उनका कहना था पाकिस्तान उनका दूसरा घर है। और इससे पहले अबू धाबी के वली अहद शेख मोहम्मद बिन जैद अल नहयान पाकिस्तान पहुंचे तो वजीर आज़म इमरान खान ने खास मेहमान का इस्तकबाल किया। अबू धाबी के वली अहद की पाकिस्तान आमद, शेख मोहम्मद बिन जैद का रेड कारपेट इस्तकबाल। वजीर आज़म इमरान खान समेत आला सिविल और मिलिट्री हुक्काम ने नूर खान एयरबेस पर खुशामदीद कहा। 21 तोपों की सलामी दी गई। इमरान खान ने मोअज़्ज़ज़ मेहमान की गाड़ी खुद ड्राइव की। वजीर आज़म हाउस पहुंचे तो चाको चौबंद दस्तों ने सलामी दी। बाकायदा इस्तकबालिया तकरीब हुई। दोनों मुल्कों के कौमी तराने बजाए गए। मोअज़्ज़ज़ मेहमान ने गार्ड ऑफ ऑनर का मुआयना किया। वजीर आज़म ने वज़रा का तारुफ कराया। अमाराती से फर्दन फर्दन मुलाकात भी की। पाक फजाइया के JF-17 थंडर तैयारों की मोअज़्ज़ज़ मेहमान को सलामी। मुत्तहिदा अरब अमारात के वली अहद की आमद पर इस्लामाबाद में बैनर्स भी आवेजा किए गए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने शेख रशीद का दावा मुस्तरद कर दिया। कहते हैं शेख साहब मेरी सियासत पर बातें करते रहेंगे तो रेलवे का काम कौन करेगा। बिलावल ने शेख रशीद को अपने काम पर तवज्जो देने का मशवरा दे दिया। क्या कुछ कहा आपको दिखाएंगे। कह रहे हैं कि जरदारी साहब के और आपके इख्तलाफात हैं और फिर आपकी बड़ी हमदर्दी भी आजकल कर रहे हैं। कह रहे हैं कि बिलावल साहब की सियासत जो है वो ख़राब हो रही है। अगर शेख रशीद साहब जो है मेरा सियासत पे तबसरा कर रहा है तो पता नहीं कौन हमारे जो ट्रेन्स हैं वो चलाएंगे। इतने सारे ट्रेन्स के एक्सीडेंट्स हुए हैं, हमारे जो ट्रेन टिकट्स के कॉस्ट है वो भर रहे हैं। गरीब के लिए, गरीब आवाम के लिए ट्रेन में सफ़र करना मुश्किल होता जा रहा है। तो मैं समझता हूँ कि जो हुकूमती वज़ीर हैं, जो हुकूमत के नुमाइंदे हैं, वो अपना काम पे फोकस रहें। बिलावल भुट्टो जरदारी ने शेख साहब के दावे मुस्तरद कर दिए, मशवरा भी दिया। इस वक्त शेख रशीद साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, उनसे बात करेंगे। शेख साहब, बिलावल कहते हैं मेरी सियासत पर तनकीद ना करें, अगर आप ऐसा करेंगे तो फिर रेलवे का काम कौन करेगा। बस मैं रेलवे का काम भी मैं करूंगा और उनकी सियासत का काम भी मैं ही करूंगा, क्योंकि उनके वालिद ने उनसे हाथ कर दिया। जब उनको समझ आएगी उस वक्त ट्रेन छूट चुकी होगी। तो मैं ये चाहता हूँ कि वो समझें और पीपल्स पार्टी में अपनी जिम्मेदारी को निभाएं। और इस मुल्क में उनकी वालदा की शहादत का सबसे बड़ा फायदा उनके बाप को हुआ। और दुनिया में कोई ऐसी तारीख बिलावल साहब देखें कि वसीयत जो है वो नौकरानी के पर्स से निकली हो। और मुझे बिलावल की फिक्र है, इसलिए मैं उसकी तरफ भी तवज्जो देता हूँ। शेख साहब, आप हमेशा बिलावल के हवाले से फिक्र भी करते हैं, उनको मशवरे भी देते रहते हैं। आज उन्होंने भी आपको एक मशवरा दिया, कहते हैं अपने काम पर तवज्जो दें। अच्छा मशवरा इनका वाकई। उन्होंने मुझे मशवरा दिया है, मैं उस पर तवज्जो देता हूँ। जो मैं उनको मशवरा देता हूँ वो उन पर तवज्जो दें।
सही। और शेख साहब, जिस तरह आप जिक्र भी कर रहे थे, हम खबर भी चला रहे थे आपकी गुफ्तगू के हवाले से, लगता ही है कि नया पेंडोरा बॉक्स खोल दिया है कि आप कहते हैं कि दोनों के दरमियान कोई लड़ाई है, कोई नाखुशगवार सी का सा माहौल है। लेकिन बिलावल तो हमेशा ही बात करते हैं कि अगर मुझे सदर जरदारी कहेंगे, अगर मुझे वो मशवरा देंगे, वो जो बात करेंगे मैं वही करूँगा। जिस दिन उसने कहा ना कि मेरा बाप जिस दिन मुझे मशवरा दे, तो उस दिन आप समझ लें कि काम जो है ना वो तैयार हो गया है। उसके बाप ने देखे ना वो कमाल ये किया कि भल्ले वाले को और फलूदे वाले को और किस किस के जरिए पैसा उसने भेजा है। और अब जो हालात बिगड़ते जा रहे हैं उसमें सबसे ज्यादा मुझे दुख इसी बात का है कि बिलावल को राह चलते हुए धर लिया गया है। और बाकी बिलावल की सियासत बच सकती है अगर वो बाप के हाथों से बच गया। सही। शेख साहब साथ आप मौजूद थे और आप बिलावल के हवाले से गुफ्तगू कर रहे थे। आपने कहा कि जो मशवरा वो दे रहे हैं उस पर अमल करना चाहिए और जो मशवरा आप उन्हें दे रहे हैं उस पर भी अमल करना चाहिए। बहुत शुक्रिया, साथ आप मौजूद थे। कहा जा रहा है कि आसिफ जरदारी गिरफ्तार होने वाले हैं। सहाफ़ी के सवाल पर बिलावल भुट्टो बोले, 1 साल का था तब से यही सुनता आ रहा हूँ कि जरदारी गिरफ्तार होने वाले हैं। कहा, पीपल्स पार्टी नजरियाती सियासतदानों की जमात है, किसी की धमकियों से नहीं डरते। पूरा खानदान जेल में डाल दें फिर भी जुल्फिकार अली भुट्टो के आइन पर समझौता नहीं करेंगे। आसिफ जरदारी अनकरीब गिरफ्तार होने हैं, आप क्या कहेंगे? पंजाब में कहा जाता है कि पीपल्स पार्टी को दाखिल नहीं होने दिया जा रहा, कहाँ तक दुरुस्त है? जब सही में 1 साल का बच्चा था, मैं तब से सुन रहा हूँ कि सदर जरदारी गिरफ्तार होने वाला है। हम जब से मैं 1 साल का बच्चा था, मैं कोर्ट्स और जेलों और सब कुछ का देखा हूँ। हम इन किस्म की धमकियों से नहीं डरते हैं। हम सियासतदान हैं, हम नजरियाती सियासतदान हैं। जितना भी दबाव डाले आप हमारे पूरे ख़ानदान को जेल भेजे। हम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का 1973 का आइन, जिसको हमने 18th अमेंडमेंट की सूरत में बहाल किया, उस पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। बिलावल ने लाहौर में हुकूमत पर तीर चलाए तो बदीन में आसिफ जरदारी ने जलसे से धुआंधार खिताब किया। बोले, मुकदमा चलाओ और फांसी चढ़ा दो, मुझे कबूल है। हुक्मराना को मुखातिब करके सवाल उठाया, काम नहीं आता तो नौकरी क्यों करते हो, ड्रामे बंद करो। 5 साल में आम का बाग तैयार नहीं होता, मुल्क को कैसे तैयार करोगे? इसने कशकोल लिया हुआ है, कहीं से 3 बिलियन, कहीं से 2 बिलियन, कहीं से 1 बिलियन की बात करते हैं। $50 बिलियन आपके अपने स्टॉक में आपका उड़ गया। जब आपको ये बातें नहीं समझ आती थी, नौकरी क्यों करते हो? मुझे नहीं आती क्रिकेट, तो मैंने कभी कोशिश भी नहीं की खेलने। अब इनको ये ख्याल आया है कि मुल्क को खतरे हैं। 5 साल में तो मेरा आम का बाग नहीं तैयार होता, कैसे 5 साल में आप मुल्क को तैयार कर दो? इल्जाम लगाओ कि मैंने पख्तूनों को हक दिया है, बलोचों को हक दिया है, सारे प्रोविंसेस को हक दिया है। केस चलाओ और फांसी चढ़ा दो, मुझे कबूल है। मगर ये क्या बकरी छकरी, ये ड्रामा, आने दो इन तूफानों को। हम तो इन तूफानों को देख के खुश होते हैं। ये ड्रामे तुम करे जाओ, इससे मैं और पॉपुलर होता हूँ। हमने ये तय किया हुआ है, बीबी का मिशन आगे लेके जाना है, जुल्फ़िकार अली भुट्टो का मिशन आगे लेके जाना है। वो बेवकूफ़ो, वो जाहिलो, वो नहीं डरेगा तुम्हारे ये अटकंडों से। तुम एक भी 50 केस बनाओ, इंशाल्लाह उनको मैं मुंह दूंगा। हमें आप लोगों के दिलों से मिटा नहीं सकते। कोशिश जारी रखें, हम भी मुकाबला जारी रखें। कोई साजिश, कोई ताकत सिंध से पीपल्स पार्टी को खत्म नहीं कर सकती। वजीर आला सिंध ने वजीर आजम को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि जो पहले कहते थे हम भीख नहीं मांगेंगे, आज वो पूरी दुनिया में जा जाकर भीख मांग रहे हैं। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह बदीन में खिताब कर रहे थे। कोई ताकत दुनिया की, कोई एहतसाब सिंध से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मोहब्बत नहीं खत्म कर सकता। सिंध को अपने पानी का पूरा हिस्सा नहीं मिल रहा। उस मीटिंग में वो जो धांधली से जीते हुए लोग हैं बदीन से, वो भी मौजूद थे। यही वजीर आजम था
और मुझे एक लफ्ज भी उन्होंने मदीन के लिए या सिंध के लिए नहीं बोला उस मीटिंग में। जो नाइंसाफी सिंध के साथ ये करते रहे हैं, हम सीसीआई में और सीसीआई में अगर नहीं होता तो असेंबली और अदालतों में जाके हम अपना हक लेंगे। यही प्राइम मिनिस्टर जो खुलेआम कहता था कि मैं भीख मांगने कैसे जाऊंगा, आपको अच्छा लगेगा, मुझे तो अच्छा नहीं लगेगा, पूरी दुनिया घूम रहा है भीख मांगने के लिए। सदर आरिफ अलवी ने बड़ा बयान दे दिया। कहते हैं वफाक और सिंध हुकूमत में जब तक तनाव है तब तक तरक्याती काम नहीं हो सकते। गवर्नर हाउस में मीडिया से गुफ्तगू में बोले ऐवान सदर और गवर्नर हाउस सिंध हुकूमत के खिलाफ कोई काम नहीं कर रहे। सिंध में गवर्नर राज का इम्कान भी यकसर मुस्तरद कर दिया। ऐवान सदर और गवर्नर हाउस पर इल्जाम लगते रहे कि सिंध हुकूमत पर कब्जे के हवाले से साजिशें होती रहीं और इस हवाले से गवर्नर साहब खानगढ़ भी गए। तो ऐवान सदर या गवर्नर हाउस ऐसे काम क्यों करते हैं जो उनके हैं? ये ऐवान सदर और गवर्नर हाउस ऐसे कोई काम नहीं करता है ना। अगर मैं और गवर्नर साहब मिलेंगे तो मेरे ख्याल से अगर हम और ये आपस में सियासत पर गुफ्तगू नहीं करेंगे तो शायद ज़िंदगी में हमारा इनका साथ जो है 99% सियासत कराए। मगर गवर्नर हाउस और ऐवान सदर कोई ऐसा काम बेइंतहा ज़रूरी है सिंध के अंदर कि सिंध गवर्नमेंट और फेडरल गवर्नमेंट कोऑपरेट करके काम करे। जो मैंने गवर्नर साहब से सुनी कि जो कोऑपरेशन होना चाहिए वो नहीं है। मैं अपनी तरफ से कोशिश करूँगा कि दोनों को कम से कम जो पैकेजेस पूरे सिंध के हवाले से फेडरल गवर्नमेंट की नज़र में है इंक्लूडिंग कराची, तो मैं समझता हूँ कि उन पैकेजेस पर सिंध गवर्नमेंट को जब तक कोऑपरेशन नहीं होगा तो काम नहीं होगा। अच्छा, तो वेरी गुड। कोई गवर्नर। पीपल्स पार्टी रहनुमा शहला रजा ने विफाक और सूबों में तनाव की वजह बता दी। कहती है विफाक सूबे के दायरा कार में मुदाखलत करता है। आइन के मुताबिक जो काम जिसका है उसी को करना चाहिए। जब तक विफाकी हुकूमत ये बात नहीं समझेगी तनाव बरकरार रहेगा। मजीद क्या कहा आपको सुनवाते हैं। अपने घर को मैं बेहतर तरीके से चला सकती हूँ और ये मेरे घर के लोगों ने मुझे राइट दिया है और मैं आपके घर में घुस के अगर काम करूंगी तो वो काम गलत रहेगा, उसमें मसाइल रहेंगे। लेकिन हमारी फेडरल गवर्नमेंट्स जो आती हैं उन्हें ये बात समझ नहीं आती और हर जगह के अपने डायनामिक्स होते हैं और जिसका जो जगह हो उसी से ही काम कराना चाहिए क्योंकि आइन भी यही कहता है। तो अब अगर वो ये समझते हैं कि इस तनाव को खत्म करना है तो वफाक पैकेज देती है लेकिन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू देती है और वही काम करते हैं। तो ये काम ये बात अगर उन्हें समझ आ जाती है, मोस्ट वेलकम। समझ आती है तो तनाव रहेगा और हम इस तनाव को कभी खत्म होने भी नहीं देंगे क्योंकि 18वीं तरमीम से लेकर हर चीज हमें इजाजत देती है कि हम अपने सूबे को जिम्मेदार हैं क्योंकि हमने हमें मैंडेट दिया है। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी इमरान इस्माइल की दावत पर गवर्नर हाउस तो पहुंच गए मगर मीडिया से क्या कहना है ये नहीं मालूम था। गवर्नर से पूछा कि बात क्या करनी है या हमने क्या बात करनी है। बस आप इनको वेलकम करें। हमने गवर्नर हाउस पब्लिक के लिए खोला है, उसकी एक्टिविटी है, हेल्दी एक्टिविटी है कराची के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने लाहौर के खोखर पैलेस में शामिल कब्जे की जमीन 10 दिन में वागुजार कराने का हुक्म दिया है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए खोखर पैलेस से सामान उठा लें, जहां कब्जा है वहां बिल्डोजर चला दिया जाए। नून लीग के खोखर बरादरान के खिलाफ जमीन पर कब्जे का केस। सुप्रीम कोर्ट ने जमीन का गैर कानूनी इस्तेमाल खत्म कर दिया। खोखर पैलेस में शामिल कब्जे की जमीन खाली कराने का भी हुक्म दे दिया। डीजी एंटी करप्शन ने अदालत को बताया बहुत सी रजिस्ट्रियां कानून के मुताबिक नहीं। खोखर बरादरान ने चीफ जस्टिस की रिटायरमेंट तक जमानत करा ली है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, मैं चला जाऊंगा तो पता नहीं इन्होंने क्या कर देना है। मुझे पता है ये कौन हैं जिनकी आंखें नहीं झुकी। खोखर बरादरान के वकील ने बताया इस्तेमाल में जितनी जमीन ली वो वापस कर दी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, ये सब कुछ जबर से हुआ है, कमीशन बना देते हैं, जिसकी जमीन है उसे वापस मिलेगी। अदाकारा बाबरा शरीफ भी अपनी दुकान पर कब्जे के केस में सुप्रीम कोर्ट में पेश हुई। अदालत ने दुकान पर काबज ज्वेलर को 11 जनवरी को तलब कर लिया है। समाअत के दौरान दादरसी के लिए आने वाले कई और साइलिन भी अदालत के बाहर मौजूद रहे, जिनमें एक खातून बेहोश हो गई।
और कराची चिड़ियाघर के अतराफ तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन के दूसरे रोज मजीद दुकानें और दफातर गिरा दिए गए। मार्केट के ऊपरी हिस्से को गिराने और मलबा उठाने का काम कल फिर शुरू होगा। खुर्शीद आलम की रिपोर्ट। चिड़ियाघर दूर दूर से दिखाना है। कराची के इलाके गार्डन में दफातर और दुकानें गिराने का ऑपरेशन दूसरे रोज भी जारी है। KMC ने 405 दुकानें और दफातर गिराने का टारगेट सेट किया था। 75% काम मुकम्मल हो गया। मार्केट का ऊपरी हिस्सा गिराने और मलबा उठाने का काम जारी है। ऑपरेशन के दौरान टीमों ने कुछ ऐसा नाड़ीपन दिखाया म्यूनिसिपल कमिश्नर डॉक्टर सैफुर रहमान की भी दौड़े लग गईं। इस दौरान लोहा और अशिया चुनने वालों को इंतजामिया ने दूर ही रखा। ऑपरेशन मजीद 2 रोज तक जारी रह सकता है। कैमरा टीम के साथ खुर्शीद आलम, समा, कराची। कराची गार्डन में दुकानें और दफातर गिराने का ऑपरेशन खत्म हुआ तो लोहा और सरिया जमा करने का काम शुरू हो गया। इंतजामिया के जाते ही लोग मलबे पर टूट पड़े। इसी पर मजीद बात करेंगे। खुर्शीद आलम हमें ज्वाइन कर रहे हैं। खुर्शीद, पहले तो इंतजामिया रोक रही थी, अब इंतजामिया नहीं है इसलिए लोहा चुना जा रहा है, सरिया चुना जा रहा है। या बिल्कुल, हम ये कह सकते हैं कि एक आंख मचोले की कैफियत है जो हम काफ़ी देर से देख रहे हैं। कैमरामैन कासिम रईस साहब को इस तरफ दिखाएंगे कि अभी भी कुछ बच्चे और कुछ बड़े यहाँ पर मौजूद हैं जो मलबे में से सरिया काटने और निकालने की कोशिश कर रहे हैं। KMC का अमला जब इधर आता है तो फिर ये भाग जाते हैं, या पुलिस की कोई मोबाइल जब यहाँ आती है। हैवी मशीनरी की कोशिश ये कि मलबे को समेट के एक तरफ कर दिया जाए ताकि रात के लिए ट्रैफिक को खोला जा सके, ताकि सुबह दोबारा ऑपरेशन शुरू किया जाए, मलबे को हटाने का काम किया जाए। लेकिन ये आंख मचोली जो है हम काफी देर से देख रहे हैं। 30 रुपए और 40 रुपए फी किलो के हिसाब से जो बिकने वाला सरिया है उसको निकालने के लिए जो पुड़िया माफिया और नशा माफिया वो भी यहाँ पर मौजूद है, जो कबाड़ी माफिया वो भी यहाँ पर आ गए हैं। इसमें बच्चे बड़े हर तरह के लोग हैं जो अपने अपने शौक और ज़ौक की खातिर सरिया इकट्ठा करके जा रहे हैं। और जब मोबाइल आती है तो ये थोड़ी देर के लिए आंख मचोली का सिलसिला जारी है। बहुत शुक्रिया खुर्शीद आलम। आगे बढ़ते हैं। कोयटा में गैराज और शोरूम सील किए जाने पर ताजिर मुश्तइल हो गए। टायर जलाकर डबल रोड ब्लॉक करके एहतजाज किया। मोहम्मद आतिफ की रिपोर्ट। कोयटा में तजावुजात के नाम पर गिराज, दुकानें और शोरूम सील किए जाने के खिलाफ डबल रोड के ताजिर मुश्तइल हो गए। टायर जलाकर रोड ब्लॉक कर दिया। ताजिरों का कहना था कि मुज़ाकरात के बाद उन्होंने गिराज, शोरूम और दुकानें खोली थीं, लेकिन इंतजामिया ने इन्हें दोबारा सील कर दिया। कल 2 बजे तक हमारी दुकानें उन्होंने सील की थी, 5 बजे वापस आके हमारी दुकानें सील हो गई। हम पे ये जुल्म भी हुआ। ताजिरों ने कहा कि इनके सामान की वजह से ट्रैफिक मुतासिर नहीं होती। डिप्टी कमिश्नर ताजिरों से ट्रैफिक अज खुद कंट्रोल करने का मुआहिदा करना चाहते हैं। ताजिर ऐसा नहीं करेंगे। इंतजामिया ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए एहलकार दे, उजरत हम देंगे। अगर सरकार के पास ट्रैफिक पुलिस नहीं है, हम लोग दे देंगे, दुकानदारों को उठा लेंगे, उसको ड्यूटी पर लगा दे, ताकि हमारे यहाँ रोड की सफाई हो। ये नहीं हो सकता है कि दुकानदार आपके ट्रैफिक की माहौल भी बनावे, रोड भी खोल दिया जाए, ये नहीं हो सकता है। इधर एहतजाज से शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। ताहम इंतजामिया से मुज़ाकरात के बाद ताजिरों ने एहतजाज ख़त्म कर दिया। कैमरामैन अब्दुल वहीद के साथ मोहम्मद आतिफ, समा, कोयटा। पंजाब हुकूमत ने पाकिस्तान किडनी एंड लिवर इंस्टीट्यूट में रवा माह पहले ट्रांसप्लांट की यकीन दहानी करा दी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, पंजाब हुकूमत हतमी तारीख देने के बजाय ज़बानी जमा खर्च कर रही है। PKLI में अब तक ऑपरेशन क्यों नहीं हो सका? चीफ जस्टिस पंजाब हुकूमत और महकमा सेहत पर बरहम। वजीर सेहत पंजाब यास्मीन राशिद अदालत में पेश हुई। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया, जिगर की पैवनकारी का क्या बना? यास्मीन राशिद बोली, चीफ साहब फिक्र न करें, इस पर काम कर रहे हैं। चीफ जस्टिस से रिमार्क्स दिए, फिक्र आपको करनी है लेकिन आप कुछ नहीं कर रहे। हम मामला खत्म कर देते हैं क्योंकि पंजाब हुकूमत में अहलियत नहीं। पंजाब हुकूमत की नाअहली को तहरीरी हुक्म का भी हिस्सा बनाएंगे। वजीर सेहत पंजाब ने यकीन दहानी कराई कि इसी महीने में पहला ऑपरेशन होगा, जिस पर अदालत ने समाअत फरवरी तक मुलतवी कर दी। 30 जनवरी से पहले इंशाल्लाह पूरी कोशिश है कि पहला लिवर ट्रांसप्लांट हो जाए। जून के बाद हम बच्चों की सर्जरी जो है वो भी इंशाल्लाह यहाँ PKLI में शुरू कर देंगे। सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में इम्पोर्टेड अद्वियात की मुतबादिल दवाएं पाकिस्तान में तैयारी के केस की भी समाअत हुई। अदालत को बताया गया कि डॉक्टर रियाज ने हेपेटाइटिस का सस्ता इंजेक्शन तैयार किया, लेकिन मल्टीनेशनल कंपनियों ने उन पर झूठा मुकदमा बनवा दिया। ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स हैं
वेस्टेड इंटरेस्ट हैं उन लोगों के जो इंपोर्ट कर रहे हैं। हम टोटली डिपेंडेंट हैं अरबों रुपए की इंपोर्ट पे। केस की मजीद समाअत पीर को इस्लामाबाद में होगी। सुप्रीम कोर्ट ने ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी और मुतल्लिका वजारत को नोटिस जारी कर दिया है। अफसोसनाक खबर, एबटाबाद के नवाही इलाके कलंदराबाद में गैस लीक होने से एक ही घर के 5 अफराद जाँ बहक हो गए। मरने वालों में मियाँ बीवी और 3 बच्चे शामिल हैं। पुलिस का ये कहना है कि रात भर गैस लीक होती रही। सुबह जब कोई आवाज ना आई तो पड़ोसी दरवाजा तोड़कर घर में दाखिल हुए, जब तक पूरा खानदान दम घुटने से दम तोड़ चुका था। लाशों को कानूनी तकाजों के लिए अयूब मेडिकल कॉम्प्लेक्स मुंतकिल कर दिया गया है, जिसके बाद लाशें बुरसा के हवाले कर दी जाएंगी। कराची में वैन में आतिशज़दगी का मुकदमा ड्राइवर के खिलाफ 24 घंटे बाद दर्ज कर लिया गया। महकमे ट्रांसपोर्ट ने तमाम स्कूल वैन्स को कमर्शलाइज करने का फैसला कर लिया। कराची में अब ऐसा नहीं चलेगा। औरंगी टाउन के मदरसे की वैन में आतिशज़दगी के बाद महकमा ट्रांसपोर्ट जाग गया। तमाम वैन्स को कमर्शलाइज किया जाएगा। रूट परमिट और फिटनेस सर्टिफिकेट्स भी दिए जाएंगे। कमर्शियल पाबंदी हो जाएगी तो उसका फिटनेस भी हमारे पास होगा और रूट परमिट भी होगा। जब फिटनेस पे आएगी तो फिर हम ये सारी चीज़ें चेक करेंगे और उस गाड़ी को पास करेंगे। दूसरी जानिब गिरफ्तार वैन का मालिक रशीद मुश्किल में फंस गया, मगर अपनी गलती मानता है। गफलत कह सकते हैं, मगर ये कि मैंने कोशिश की है क्योंकि मेरी जिम्मेदारी थी, मैंने बच्चों को बचाया है। गाड़ी पूरी जल गई है। एक जख्मी बच्चे के वालिद ने FIR दर्ज करवा दी। गफलत और लापरवाही का मुकदमा है जो ड्राइवर पे दाखिल किया गया है, तो आगे तफ्तीश में जो कोई इन्वॉल्व हुआ तो उसको भी इसी कोर्ट में लेकर आएंगे इंशाल्लाह। वैन में आतिशज़दगी के बाइस से 14 बच्चे झुलसे थे। 12 मामूली जख्मी हुए, जबकि 2 बच्चों का इलाज बंद सेंटर में अब तक जारी है। कराची के इलाके सदर ज़ैनब मार्केट के करीब PMT में लगी आग पर काबू पा लिया गया है। अपने नुमाइंदे शाहनवाज अली से बात करेंगे। शाहनवाज, कितनी देर बाद इस आग पर काबू पाया गया और वजह क्या बताई गई है? देखें, आपसे कुछ देर कबल जो है ये कराची का इलाका है सदर ज़ैनब मार्केट, जहां रफीक सेंटर में वाकई एक दुकान के ऊपर करीब जो है PMT लगी हुई थी, जिसमें अचानक से आग भड़क उठी थी। फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियां मौके पर पहुंची थी। इब्तदाई तौर पर जो है शहरी जो मकी हैं वहाँ के, उन्होंने खुद आग बुझाने की कोशिश की। उसके बाद जो है 2 गाड़ियां वहाँ पर पहुंची। तकरीबन आधे घंटे की मेहनत के बाद इसको आग पर काबू पा लिया गया है। इब्तदाई तौर पर जो है ये पता नहीं चलाया जा सका कि आग लेने की क्या वजूहत थी, ताहम कोई जानी नुकसान नहीं हो पाया। आग लगने की वजूहात मालूम ना हो पाई, लेकिन आग पर काबू पा लिया गया। शाहनवाज, आपका शुक्रिया। शौहर एक लेकिन दावेदार 2। नौजवान दूसरी अहलिया के हमरा निकाह का बयान रिकॉर्ड कराने अदालत आया तो पहली बीवी भी पहुंच गई। फिर खूब हुआ हंगामा। टोबाटेक सिंह में सजाद नामी नौजवान इलाका मजिस्ट्रेट के दफ्तर में निकाह का बयान रिकॉर्ड कराने पहुंचा तो पहली बीवी घर वालों के साथ पहुंच गई। दूसरी शादी का पता चलने पर पहली बीवी ने मजिस्ट्रेट के दफ्तर के बाहर हंगामा आराई शुरू कर दी। शौहर और उसके साथ आई लड़की को अंदर जाने न दिया। पुलिस ने सजाद और दूसरी बीवी की जान बख्शी कराई। सजाद की पहली बीवी ने दावा किया है कि उसने सजाद से 1 साल पहले पसंद की शादी की थी। और तलाक या खुला की सूरत में 2 जिंदगियां अपनी मर्जी से तो अलग हो जाती हैं, लेकिन ये फैसले बच्चों पर शदीद असरात डालते हैं। ऐसी ही एक कहानी सुनाएंगे इरफानुल हक। वो आंखें जो अपने बाप को देखकर चमक जाती हैं, उनमें उदासी का समंदर है। अनाया सिर्फ 4 साल की है। साल भर हुआ इस नन्ही सी उम्र में माँ बाप की तलाक भी देख ली और अब अपने नाना के साथ वालिद से मिलने अदालत आती है। हर दफा वापसी पर उसका चेहरा मुरझा जाता है। गुज़िश्ता चंद सालों में तलाक और खुला के केसेस में इजाफा हुआ है। साल 2018 में नए कितने केसेस आए और निपटाए गए, और आखिर ये तलाक और खुला का रुझान क्यों बढ़ रहा है, आइए जायजा लेते हैं। ये एक अलमिया है इस मुआशरे का जहाँ तलाक की शरह बढ़ती जा रही है। 2018 में कराची के 5 अजला की अदालतों में खुला, तलाक, बच्चों की हवालगी समेत 10,500 से जायद केसेस दाखिल हुए। लगभग 2800 से जायद निपटाए गए। सबसे ज्यादा जिला शर्की की अदालतों में 3043 मुकदमा दाखिल किए गए। गरबी में 2150, जनूबी की अदालतों में 1648 और जिला वस्ती की अदालतों में 2100 मुकदमा दायर हुए। 2017 में
ये तादाद 1000 कम थी। यानी 2017 में कराची की अदालतों में 9,500 फैमिली केसेस फाइल हुए। 2016 में दायर इन केसों की तादाद 9,000 थी। इन मुकदमात में मियाँ बीवी तो अलग हो जाते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा बच्चों का जहन मुतासिर होता है। ये जितने बच्चे कोर्ट में आ रहे हैं सबकी दुनिया तबाह ही पड़ी। एक माँ को बाप की बप्ता जाग रही है, एक माँ की ममता जाग रही है। खिलौने लेके आ रहे हैं, कब तक खिलौने देंगे? किसके पास रहेगी? बाप के पास, माँ के पास? जिंदगी कैसे गुजारेगी? बच्ची का क्या होगा? उसको मैं सारी जिंदगी क्या बोलूँगा? तेरे बाप ने छोड़ा क्या तेरी माँ ने छोड़ा? क्या बोलूँ? फैमिली केसेस की पैरवी करने वाले वकला कहते हैं मुआशरे में अदम बर्दाश्त, तलाक और खुला में इजाफे का सबब है। जो पेरेंट्स आते हैं मीटिंग के लिए 2 घंटे या 1 घंटे की जो मीटिंग करते हैं, इसमें अपनी मोहब्बत से बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा दिखाते हैं। अगर यही मोहब्बत और ये सब कुछ ये टाइम पहले दिखाए तो शायद ये नौबत ना आ जाए। बच्चों का फ्यूचर देखते हुए अगर वो कंप्रोमाइज करेंगे तो शायद ये नौबत ना आ सके। खानदान एक मुआशरे की इकाई होता है। ये बिखरता है तो मुआशरा भी असरअंदाज होता है। बर्दाश्त के कल्चर को फरोग दिया जाए तो खानदानी निजाम को मजबूत बनाया जा सकता है। कैमरामैन मोहम्मद कामरान के साथ इरफानुल हक, समा, कराची। माँ बाप में अलहदगी हो जाए तो नन्हे बच्चे भी तकसीम होकर रह जाते हैं। लाहौर की अदालतों में बच्चों की हवालगी के मुकदमात की क्या सूरत हाल है, बता रहे हैं अरशद विर्क। यूं तो हंसते खेलते ये बच्चे खुश नजर आ रहे हैं, लेकिन किसी का बाप साथ नहीं रहता तो किसी की माँ। तलाक के बाद जिसे भी बच्चों से मिलना हो अदालत ही आना पड़ता है। 7 साल के अंदर कोई 15 या 20 मुलाकातें हुई हैं। एक हफ्ते के एक माह के अंदर मुझे 2 मुलाकातें लगे हैं और वो भी नहीं होती। लाहौर की अदालतों में इस वक्त बच्चों की हवालगी के 5,700 मुकदमात ज़ेरेल तवा हैं और हर महीने लगभग 500 मुकदमात इन अदालतों में दायर किए जाते हैं। बच्चों के वालिदैन से पूछें तो इन्हें अब अपनी गलती का एहसास होता है। ये छोटी सी बात पे मामला जो फैमिली मैटर पे होते हैं रिश्तेदार वगैरह, वो बहुत ज्यादा खराब कर देते हैं। फिर आखिर में हमें अदालतों में धक्के खाने पड़ते हैं। मर्द की अना और औरत की जिद रिश्ता टूटने का बायस बने तो बच्चों की शख्सियत भी टूट फूट का शिकार हो जाती है। और अब जिक्र कराची गवर्नर हाउस का, जहां सजा हैवी बाइक्स का मेला। गवर्नर सिंह ने हैवी बाइक दौड़ाई तो सदर मुमलिकत ने भी हैवी बाइक से मोहब्बत के किस्से सुनाए। फैसल खान की रिपोर्ट। चमकती दमकती जोरदार आवाजें, ये बाइक्स मौजूद हैं गवर्नर हाउस में, जिसने सबको दीवाना किया। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी भी हैवी बाइक्स के दीवाने निकले। कहते हैं इन्हीं बाइक्स को देखकर तो जवान हुए। हार्ले डेविडसन और बड़ी मोटर बाइक्स जिनकी आवाज़ें सुन सुनकर हमेशा हम जवान भी उसी में हुए कि बड़ा जनाब बड़ा मज़ा आता था देख देख कर भी, और वैसे भी। तो आज ये पहली मर्तबा इतनी सारी बाइक्स मैंने इकट्ठा देखी हैं। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने तो बाइक भी चलाई। कहते हैं कराची की रौनकें बहाल हो चुकी, बहुत जल्द अदबी मेला भी होगा। क्वालिटी एंटरटेनमेंट लोगों को इंशाल्लाह हम देंगे यहाँ पे गवर्नर हाउस में, जिसके अंदर तालीम से ताल्लुक़ रखने वाले तमाम लोग इसके अंदर शामिल होंगे। गवर्नर सिंध का कहना है कि इस प्रोग्राम का मकसद शहर के मुस्बत इमेज को बहाल करना है। कैमरामैन अली मुशर्रफ के साथ फैसल खान, समा, कराची। अब कुछ बात करते हैं सुहाने मौसम की। शिमाली इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला तो थम गया, लेकिन हर सू फैली सफेदी से वादियां मजीद निखर गईं। बर्फबारी तो थम गई, लेकिन हर सू फैली सफेदी ने नजारे हसीन बना दिए। मलका कोहिसार में हर तरफ बर्फ ही बर्फ। हसीन मौसम और दिलकश नज़ारों से लुत्फ अंदोज होने के लिए सयाहों की बड़ी तादाद मरी में मौजूद। छुट्टी को एंजॉय करने वालों को फिर से रूई के गाले गिरने का इंतजार। गलियात जाने वाले रास्तों पर ट्रैफिक जाम हुआ तो सयाहों ने सड़क पर मौज मस्ती शुरू कर दी। एंजॉय करें हम लोग, और हर तरफ बर्फबारी है बहुत ज्यादा। पाराचिनार में बर्फबारी से इलाके का हुस्न मजीद निखर गया। दिल फरेब नजारे देखकर मनचले भी झूम उठे। दीर के बालाई इलाके कमराट, लवारी टाप और ब्रावल भी बर्फ से ढक गए। आजाद कश्मीर के शहरी इलाकों में धुंध का राज बरकरार है। बालाई इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला तो थम गया, लेकिन सड़कों की बंदिश और बिजली का निजाम मुअत्तल होने से लोगों को मुश्किलात का सामना है। मानसेरा के बालाई इलाके नारान, कागान और वादी सरन में बर्फबारी के बाद सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया।
वेलकम बैक। कराची में गिरफ्तारियों के बावजूद लुटेरे बाज न आए। मलीर मॉडल कॉलोनी में 4 लाख रुपए लूटने वाले 3 मुलजिम पकड़े गए। इसी इलाके में डाकू मोबाइल शॉप का सफाया कर गए। पकड़े जाते हैं फिर भी बाज ना आते हैं। कराची में लुटेरों को कौन लगाम डालेगा? मलीर मॉडल कॉलोनी में रेंजर्स ने 4 लाख रुपए की डकैती और एक शख्स के कत्ल में मुलव्वस नजम वासिफ बिलाल को पकड़ लिया। मुल्जिमान ने प्रॉपर्टी डीलर से झगड़े पर 20 दिसंबर को फायरिंग करके एक शख्स को कत्ल और 2 अफराद को जख्मी किया था। तर्जुमान रेंजर्स का कहना है कि मुल्जिमान का एक साथी अब भी फरार है। गिरफ्तारियों के बावजूद लुटेरे बाज नहीं आ रहे। मॉडल कॉलोनी में ही एक और वारदात सामने आ गई। एक मुल्जिम ने मोबाइल शॉप में दाखिल होते ही असलहा लोड किया। इसी दौरान एक और लुटेरा दुकान में दाखिल हुआ। दुकान से ही शॉपर लेकर मोबाइल फोन तो ऐसे भर रहा है जैसे अपना माल हो। लाखों रुपए के मोबाइल फोन्स लूट कर चलते बने। चेहरे तो साफ नजर आ रहे हैं। देखते हैं ये मुल्जिमान कब पकड़े जाते हैं। हंगू में अपनी जान कुर्बान करके सैकड़ों साथी तलबा की जान बचाने वाले एतजाज हसन की 5वीं बरसी आज मनाई जा रही है। शहीद एतजाज हसन जुर्रत और बहादुरी की मिसाल, अपनी जान का नजराना पेश किया लेकिन कई मासूम जानें बचा ली। एतजाज ने स्कूल की तरफ बढ़ने वाले खुदकुश बमबार को दबोच लिया था। सैकड़ों तलबा को बचाने वाले एतजाज हसन को हमसे बिछड़े 5 साल बीत गए। कम उम्री में अजीम कुर्बानी देने पर शहीद को तमग़े शुजात से भी नवाजा गया। वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने भी शहीद एतजाज हसन को खिराज अकीदत पेश किया है। एतजाज हसन की बहादुरी और अजीम कुर्बानी के जज्बे को कौम हमेशा याद रखेगी। बलोचिस्तान में बाबा खेल के नाम से मशहूर अता मोहम्मद काकड़ अब तक 20,000 खिलाड़ियों को तरबियत दे चुके हैं। छोटी सी एकेडमी में बड़े बड़े सितारों ने ट्रेनिंग हासिल की। समा के रिपोर्टर नूरुल आरिफीन ने उनसे गुफ्तगू की है, आपको दिखाते हैं। अता मोहम्मद काकड़ तगमा इम्तियाज, प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस, एक्सेलेंस अवार्ड ले चुका हूँ। पाकिस्तान को मैंने बहुत टॉप के प्लेयर दिए। शोहेब जो ओलंपियन है, इब्राहिम से ओलंपियन है, उसकी मैंने कोचिंग की है खुद। और रशीद बलोच, मोहम्मद वसीम जो आज वर्ल्ड चैम्पियन है, तो मैंने इनकी कोचिंग की है, मैं उनको बना चुका हूँ। क्लब का खर्चा मैं खुद बर्दाश्त कर रहा हूँ और फीस वगैरह मैं नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि फिर मैं इनसे मैं क्या फीस लूँ कि गरीब बच्चे हैं। नाउम्मीद नहीं हूँ मैं। अल्लाह का करम है कि मैं अपने इस मकसद के लिए कामयाब खुश हूँ। और आज बच्चे भी आ रहे हैं, नौजवान भी आ रहे हैं, बूढ़े भी आ रहे हैं, सब आते हैं। और इंशाअल्लाह ताला आने वाले वक्तों के ये वसीम होंगे, ओलंपियन होंगे, वर्ल्ड लेवल के प्लेयर होंगे। अता मोहम्मद काकड़ के एक छोटे से यूथ क्लब में 1, 2 या 3 नहीं बल्कि हजारों नौजवानों ने तरबियत हासिल की है, जो आज मुल्की और बैनुल-अक़वामी सतह पर मुल्क और कौम का नाम रोशन कर रहे हैं। कैमरामैन शहजाद अनवर के साथ नूरुल आरिफीन, सामा, क्वेटा। खवातीन किसी से कम नहीं। कराची की सानिया आरिफ ने अपने फन से दुनिया भर को हैरान कर दिया। मजीद जानिए लारेब शेख की इस रिपोर्ट में। लगन और मेहनत सच्ची हो तो मंजिल मिल ही जाती है। मारूफ आर्टिस्ट सानिया ने अपनी पेंटिंग से 10 ममालिक के नामवर आर्टिस्ट की फहरिस्त में जगह बना ली। सानिया ने हाल ही में चाइना की एग्जीबिशन में अपने फन के जौहर दिखाए, बेहतरीन मुसव्वरा का एजाज हासिल किया। अभी तक मैं 19 ममालिक में पार्टिसिपेट कर चुकी हूँ और आगे भी मेरी इसी तरह की ही कोशिशें हैं कि मुख्तलिफ कंट्रीज़ में लेके जाऊँ अपने आर्ट वर्क को और पाकिस्तान को प्रमोट करूँ। सानिया अपनी पेंटिंग में अपनी शख्सियत और एहसासात का इजहार करती हैं और अपने दिलकश फन पारे से पाकिस्तान का मजबूत चेहरा दिखाती हैं। ज़्यादातर मैं अपना पोर्ट्रे करती हूँ अपनी पर्सनल इनर फीलिंग्स, और उसके साथ ही अपनी मेरे सराउंडिंग जो भी काम हो रहे होते हैं उनकी अच्छी अच्छी खूबसूरती वाली चीज़ों को लेके और उसको पोर्ट्रे करती हूँ अपने कैनवस में। मुसव्वरा सानिया के फन पारों में कुदरती नज़ारे खूबसूरत अंदाज में नजर आते हैं। पाकिस्तान में टैलेंट की कमी नहीं, बस जरा सी पजीराई हो और भरपूर प्लेटफॉर्म मिले तो सानिया जैसे और भी फनकार सामने आ सकते हैं। खूबसूरत रंगों से सजी बेमिसाल मुसव्वरी सानिया आरिफ अपने फन से बैनुल-अक़वामी सतह पर पाकिस्तान का नाम रोशन कर रही हैं। कैमरामैन राशिद इशरत के साथ लारिब शेख, सामा, कराची। और ठंडी हवाओं के चलते ही कराची में टी फेस्टिवल का आगाज किया गया, जिसमें मुख्तलिफ इक़साम की चाय फेस्टिवल का हिस्सा बनाई गई। मजीद बात करेंगे सादुर रहमान से।
कराची के चटोरों का हुआ मोड तब्दील तो चाय की चुस्कियां लेने जा पहुंचे पवेलियन एंड क्लब, जहां सजा था रंगारंग चाय फेस्टिवल। कश्मीरी, पेशावरी, कोयटा की कोयला और दूध कावे चाय समेत दीगर जायकों वाली चाय भी यहां आए लोगों को खूब पसंद आई। इस तरह के इवेंट होते रहने चाहिए और एक बड़ी अच्छी फैमिली गेट टुगेदर है। मैंने दफा बहुत सारा खाया, मुझे दफा बहुत सारा मजा आ रहा है। मैं अपने पेरेंट्स के साथ आई हूँ। इंतजामिया ने बताया कि फेस्टिवल में हर किस्म और मुख्तलिफ जायकों की चाय दस्तयाब है। आपको जिस शाम की चाय पीनी है वो आप जाएं और वो जो चाय आपको चाहिए वो आपको यहाँ अवेलेबल होगी। चाय फेस्टिवल को नौजवानों ने भी खूब एंजॉय किया। बिल्कुल इस तरह के इवेंट्स होते रहने चाहिए कराची में, और इसकी स्पेशलिटी है कि यहाँ बहुत सारी किस्म की चाय एक प्लेटफॉर्म पे जमा किया गया है। फेस्टिवल में चाय के साथ साथ म्यूजिक के तड़के ने तो 4 चांद लगा दिए। मुजफ्फरगढ़ में मौसम बदलते ही सोन हलवा और खोया बनाने वाले कारीगरों की चांदी हो गई। शिराज बशीर की रिपोर्ट। सर्दी की शिद्दत में इजाफे के साथ मुजफ्फरगढ़ के सोन हलवे और भुने हुए खोए की डिमांड भी बढ़ गई है। दूध, देसी घी, आटा, मैदा और चीनी को बड़ी कढ़ाई में हल्की आंच पर रखकर खुशबूदार सोन हलवा तैयार किया जाता है। भुने खोई की तैयारी के लिए 100 लीटर दूध को मुसलसल 2 घंटे तक पकाया जाता है। इसके अंदर 2.5 किलो चीनी डालते हैं और 2.5 मन दूध होता है। सिर्फ इसको सिर्फ 2 घंटे ये हमारा जो कारीगर है ये पकाता रहेगा। इसमें से सिर्फ 9 किलो जो ना खोया निकलते हैं। मेवे से सजी इस सौगात को न सिर्फ लोग खुद खाते हैं बल्कि प्यारों को तोहफे के तौर पर भी भेजते हैं। स्पेशल मैंने तैयार करवाया सोना हलवा, इनसे ड्राई फ्रूट वगैरह डलवाया है। विदाउट केमिकल सोना हलवा तैयार करते हैं और बड़ा बेहतरीन इनका सोना हलवा है। बाहर के जो रिलेटिव आते हैं वो बड़ा याद करके आते हैं। जो पहले दिन से टेस्ट था वही इनका टेस्ट जा रहा है। पाकिस्तान ही नहीं बैरून मुल्क में भी ड्राई फ्रूट और देसी घी से तैयार होने वाली इन मीठी डिशेस के खूब चर्चे हैं। शिराज बशीर, समा, मुजफ्फरगढ़। शामिल करेंगे हेडलाइंस ब्रेक के बाद। देखते रहिए समा।